हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अमोंग्स द पार्टनर ये सीखने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक आपको 5th लेसन में भी काम आएगा, 6th लेसन में भी काम आने वाला है और 7th लेसन जो है हमारा डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसमें भी ये टॉपिक आपको काम आने वाला है। ठीक है, ये टॉपिक को आप बहुत ही अच्छे से सीखेंगे और वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो शुरू करेंगे आज का वीडियो। यहाँ पे मैंने लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अमोंग द पार्टनर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो भी रिजर्व्स है एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या तो लॉस है, उसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स को एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन। ठीक है, जब जब फर्म का रिवैल्यूएशन होता है तब आपको रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या तो लॉस हो, वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर को। ठीक है, तो ऐसा क्यों करना होता है? एक चीज यहाँ पे आपको समझना है कि ये जो हम रिजर्व्स रखते हैं, ठीक है, ये जो हम रिजर्व्स रखते हैं वो प्रॉफिट में से रखते हैं। ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट में से ये रिजर्व हम रखते हैं। जब आप रिवैल्यूएशन करते हैं और ये जो रिजर्व्स आपने रखी हुई है उस पे अगर आपकी कोई भी लायबिलिटी नहीं है अभी, ठीक है, तब ये पैसा करंट पार्टनर का होता है। ठीक है, उस पे किसका हक होता है? करंट पार्टनर का, ये रिजर्व पे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो जैसे कि अभी पार्टनर को प्रॉफिट मिलने वाला था 50,000। ठीक है, अगर आपने 10,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, सिंपल एग्जांपल से मैं सिखा रही हूँ। अगर पार्टनर का डिविजिबल प्रॉफिट 50,000 था, 3 पार्टनर है, उसको 50,000 डिस्ट्रीब्यूट करने थे, पर आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया 10,000। पार्टनर को ये 10,000 कम मिलेगा। अभी पार्टनर को सिर्फ 40,000 अमाउंट ही मिलने वाली है। ये पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, तो ये 10,000 पार्टनर का पैसा था, वो रिजर्व में ट्रांसफर हो गया, मतलब पार्टनर को सिर्फ 40,000 ही मिलेगी अभी। ठीक है, अभी बात करते हैं जब हम रिवैल्यूएशन करते हैं। ये पैसा, ठीक है, ऐसी बहुत सारी रिजर्व्स होती है, सिर्फ मैं अभी सिंपली एक ही रिजर्व से आपको समझा रही हूँ। ठीक है, अभी आप समझे कि ये जो जनरल रिजर्व का पैसा है, जब पार्टनरशिप फर्म का रिवैल्यूएशन होता है तब ये 10,000 पे किसका हक होता है? करंट पार्टनर का होता है। करंट पार्टनर, मैं ऐसा वर्ड क्यों यूज कर रही हूँ? ये पैसा करंट पार्टनर का ही होता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है करंट पार्टनर सीपी। ठीक है, ये सब समझने के लिए आपको लिखना नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये 10,000 पे जब रिवैल्यूएशन होता है तब किसका हक होता है? करंट पार्टनर का। ठीक है, तो बाकी के पार्टनर कौन से होते हैं? तो न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है अगर, ठीक है, फर्म में न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है तो ये 10,000 पे उसका हक नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये 10,000 प्रॉफिट है, उसके लिए मेहनत तो करंट पार्टनर ने की थी। जो 3 पार्टनर पहले थे उन्होंने बहुत मेहनत की है ये 10,000 प्रॉफिट करने के लिए। जो न्यू पार्टनर आएगा उसको आपको ये पैसा नहीं देना है। 10,000 में उसको शेयर आप क्यों देंगे? ठीक है, अगर आप 3 पार्टनर हो, न्यू पार्टनर ऐड हो रहा है तो उसको ये 10,000 आपको नहीं देने हैं, क्योंकि उसने तो कुछ मेहनत की ही नहीं है ये 10,000 के लिए। ठीक है, न्यू पार्टनर को ये पैसा नहीं मिलना चाहिए। और अब बात करते हैं पार्टनर की डेथ हो जाए या रिटायरमेंट हो जाए। ठीक है, पार्टनर की डेथ हो जाए या रिटायरमेंट हो जाता है उस पार्टनर का, तो उसको ये 10,000 में पैसा मिलना ही चाहिए। ठीक है, जब उसकी डेथ होती है और आप रिवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है, मैंने बोला है कि दोनों कंडीशन में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही बनाना है। जब न्यू पार्टनर एंटर करेगा और जब किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाएगी या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही है। ठीक है, तो ये जो 10,000 है, अगर किसी की डेथ हो गई या किसी का रिटायरमेंट हो रहा है तो आप ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि जो पार्टनर की डेथ हो गई उसको अभी ये 10,000 में से शेयर नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता, ये 10,000 में उसका भी प्रॉफिट है, ठीक है, उसको भी आपको देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन। जब आप किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाएगी और रिवैल्यूएशन बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, तब आपको जनरल रिजर्व का जो पैसा है 10,000, उसमें उसका शेयर इसको देना पड़ेगा जिसकी डेथ हो गई है या जो रिटायर हो रहा है। क्लियर इतना? चलो, अभी मैंने बोला कि आप जो है वो ही रिजर्व ले सकते हैं जिसपे कोई लायबिलिटी ना हो। ठीक है, तो जैसे कि हमारी बहुत बड़ी कंपनी है और हमने एक रिजर्व रखा है जिसका नाम है वर्कर्स एक्सीडेंट
कंपेंसेशन फंड, ठीक है। ये बहुत ही इजी है, मैं एक ही आपको रिजर्व सिखा रही हूँ अभी यहाँ पे। जैसे कि वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड हमने रखा है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, उसमें बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, मशीन्स होते हैं, और उसमें अगर वर्कर्स को कुछ हो जाता है तो उसको आपको पे करना ही पड़ेगा। अगर आपके वर्क एरिया में उसको कुछ भी हो गया वर्कर को, तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिखा है आपने उसके लिए एक फंड इकट्ठा किया है वर्कर के लिए, ठीक है। अगर उसका वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट हो जाता है, उसको कुछ भी हो गया, तो आपको उसको पे करना ही पड़ेगा। एक कंपनी को पे करना पड़ता है वर्कर्स को, अगर उसको वर्क प्लेस पे कुछ भी हो जाता है, ठीक है। सो सपोज यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे आपने प्रॉफिट में से इकट्ठा किए हैं 1 लाख रुपीज, ठीक है। जब रिवैल्यूएशन होने वाला है तब आपके पास है 1 लाख रुपीज, ठीक है। अभी क्या होता है कि ये जो 1 लाख रुपीज है, उसमें से जब आप रिवैल्यूएशन करते हैं तब आपके पास एक एडजस्टमेंट है, या तो आपको ऐसा बोला है कि एक वर्कर का एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है। पहले ये समझ लो कि नहीं हुआ तो क्या करेंगे। देखो, अगर आपके पास वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड है 1 लाख रुपीज, ठीक है, रिवैल्यूएशन के टाइम पे किसी भी वर्कर का एक्सीडेंट नहीं हुआ है पूरे साल, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है, तो ये सारा का सारा पैसा किसका कहलाएगा? पार्टनर का। कौन से पार्टनर? करंट पार्टनर, ठीक है। करंट पार्टनर नहीं लन रहता तो ओल्ड पार्टनर लन रख लो आप, ठीक है। ये सारा पैसा जो है 1 लाख वो ओल्ड पार्टनर या करंट पार्टनर का ही है, ठीक है। न्यू पार्टनर को इसमें शेयर नहीं देना है आपको। क्लियर इतना? अभी अगर आप समझे कि 1 लाख में से फिर आपको ऐसा बोला है कि एक पार्टनर का एक्सीडेंट हो गया है, ज्यादा चोट नहीं आई है, सिर्फ उसको 10,000 का क्लेम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। सपोज 1 लाख आपके पास फंड है, उसमें से 10,000 आपको पे करना है। कोर्ट ने आपको ऑर्डर किया है कि एक वर्कर को कुछ भी हो गया एक्सीडेंट और उसको बहुत ज्यादा चोट नहीं आई है, उसको सिर्फ 10,000 आपको पे कर देना है। सो अब 1 लाख में से आप 10,000 अमाउंट माइनस कर लेंगे तो बाकी बचेंगे 90,000, ठीक है। बाकी बचेंगे 90,000। ये अमाउंट किसकी होती है? ओल्ड पार्टनर की। ये ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अभी आप बोलेंगे कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हर बार लन रखना है ओल्ड रेशियो में, ठीक है। ये बहुत ही जरूरी है आपको लन करना कि पार्टनर जो है, जो भी रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है या जो भी लॉस होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड रेशियो में, ठीक है। इन ओल्ड रेशियो बहुत अच्छे से लर्न रखना। यहाँ पे डेट हमारी नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे नंबर 1 एंड नंबर 2 ही आएंगे, इसके लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ओल्ड रेशियो, ठीक है। ये जो दोनों जर्नल है वो ओल्ड रेशियो को ध्यान में रख के ही करनी है। क्लियर? क्योंकि न्यू पार्टनर को तो देना ही नहीं है ये पैसा प्रॉफिट का, तो हम न्यू रेशियो को यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। सब में आपको न्यू रेशियो भी दिया होगा, आप गलती से उसमें शेयर ना कर ले, इसका आप ध्यान रखेंगे। क्लियर इतना? चलो, अभी ये प्रॉफिट की बात हो गई, अभी बात करेंगे लॉस की। तो अगर आपकी फर्म में लॉस हो रहा है तो वो लॉस भी होगा ओल्ड पार्टनर का ही और ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसने तो कुछ भी किया नहीं था, उसकी क्या गलती है जो आप उसको आते ही लॉस दे दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते हम। सो जो भी प्रॉफिट है, जो भी लॉस है, अगर पार्टनर का एडमिशन हो रहा है या पार्टनर की डेथ हो जा रही है या पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो आपको जो है क्या करना है, सिंपली जो रिजर्व है, जो प्रॉफिट है, जो लॉस है, उसको सारा क्लोज करके ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में दे देना है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे जर्नल के लिए टेबल बनाया है। ये जर्नल आपको लर्न रखनी है 5th लेसन के लिए, 6th लेसन के लिए एंड 7th लेसन के लिए भी, ठीक है। इसमें कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं समझ आया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बोल दीजिए, क्योंकि ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये आपको आना ही चाहिए। दूसरी एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ये जो पैसा है वो ही आप रिजर्व ले सकते हैं जिसपे कोई भी लायबिलिटी ना हो। ये आपको चेक करना पड़ेगा, उस पर कोई भी लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए, तो ही वो पैसा जो है वो पार्टनर को मिलेगा। अदरवाइज उस पर कोई भी लायबिलिटी है तो वो पैसा पार्टनर को नहीं मिलेगा। क्लियर? जैसे कि सब में बहुत बार आता है कि जो वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड है, यहाँ पे मैंने लिखा है
वैसे ही सम में आपको आता है वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड। ठीक है, सम में क्या आएगा आपको, वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड भी आएगा, और कभी कभी ऐसा आता है वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड। ठीक है, क्या आता है, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड। तो वो आप नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि वो तो वर्कर का प्रॉफिट है, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड। लन रखना आप, ये आप पार्टनर को नहीं दे सकते, ये पार्टनर का नहीं होता, ये प्रॉफिट किसका है, वर्कर का है, तो उसको ही मिलना चाहिए। ठीक है, ये 2-3 चीजें आप अच्छे से याद रखेंगे तो लन हो जाएगा। क्लियर। चलो अभी सबसे पहले हम हमारी फर्स्ट जर्नल यहाँ पे लिख रहे हैं। ये फर्स्ट जर्नल कौन सी है, जो भी रिजर्व्स एंड जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, तो उसकी क्या जर्नल होगी, उसके लिए आपको क्या लर्न करना है कि जो भी रिजर्व होती है या जो भी प्रॉफिट होता है उन सारी प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होता है। ठीक है, ये आपको आता है, प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट ही होता है। क्लियर। अभी आप उसको क्लोज करेंगे, रिवैल्यूएशन के टाइम पे क्लोज करेंगे, प्रॉफिट क्लोज करेंगे तो सारा क्रेडिट की जगह पे ऑपोजिट होके डेबिट हो जाएगा। सारा जो प्रॉफिट का अकाउंट होगा, जो भी रिजर्व है वो क्रेडिट की जगह पे डेबिट हो जाएगी क्लोज होके। ठीक है, क्लियर इतना। चलो तो अभी जितने भी प्रॉफिट है जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पार्टनर्स के बीच में, मैं यहाँ पे उसके नाम लिख रही हूँ, आपको उतना डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पे हम लिखते जाएंगे। सबसे पहले आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे नंबर 1 सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ब्रैकेट में मैं लिख रही हूँ प्रॉफिट। सबसे पहले आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, जो भी आएगा वो उसकी प्रॉफिट की क्रेडिट बैलेंस होती है, हम उसे क्लोज कर रहे हैं तो बैलेंस उसकी ऑपोजिट कर देनी है, आपको डेबिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप शेयर कर सकते हो रिजर्व में। सबसे पहले जनरल रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व उसकी जो भी अमाउंट होगी एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन, जो भी अमाउंट होगी वो आप पार्टनर को शेयर कर दोगे। कौन से रेशियो में शेयर करना है, ओल्ड रेशियो में। लर्न रखना है, ओल्ड रेशियो का ही यूज करना है, न्यू रेशियो नहीं यूज करेंगे आप। ठीक है, चलो जनरल रिजर्व के बाद होती है कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे हम लिख रहे हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कैपिटल की जो भी रिजर्व है वो भी ओल्ड पार्टनर की होती है, आप न्यू पार्टनर को नहीं देंगे ये। ठीक है, चलो उसके बाद आप जो भी रिजर्व फंड रखते हो, रिजर्व फंड, ये सारे जो भी फंड है उस पर कोई भी लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर है तो आपको माइनस करके लिखना है। ठीक है, अगर कोई भी लायबिलिटी है तो अमाउंट माइनस करके ही लिखेंगे आप। क्लियर। चलो उसके बाद होती है कंटिंजेंसी रिजर्व्स। कंटिंजेंसी रिजर्व्स क्या होती है, जब आपको एक्सीडेंटली कोई भी पैसे की जरूरत हो तो ये रिजर्व का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, कंटिंजेंसी रिजर्व्स। ये भी अगर आपको कोई भी पैसा किसी को पे नहीं करना तो ये भी ओल्ड पार्टनर का हो जाएगा। उसके बाद है वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड, जो अभी मैंने आपको सिखाया कि अगर आपकी कोई लायबिलिटी है इसके बाकी पे करने के लिए तो आपको पहले पे कर देना है उसको, किसी भी वर्कर को जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है उसको पे कर देना है। उसके बाद अगर पैसा बचता है तो ये आप ले सकते हैं वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड। क्लियर। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये फंड कौन सा होता है, तो जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको पता है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अप डाउन होती रहती है, उसमें फ्लक्चुएशन होता रहता है। ये भी मैं अभी आपको सिखा देती हूँ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या होता है, पहले मैं लिख लूँ इसको। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, इसके बहुत सारे एडजस्टमेंट होंगे 5th लेसन में, 6th लेसन में। ठीक है। 2, जो भी ओल्ड पार्टनर है ए बी सी है तो ये आपको 2A's कैपिटल करंट अकाउंट, 2B's 2C's कैपिटल करंट अकाउंट ऐसा लिखना है। अभी हम डायरेक्टली लिख रहे हैं टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अभी आपको पता है कैपिटल अकाउंट होगा तो कैपिटल में लिखना है, करंट अकाउंट होगा तो करंट अकाउंट में लिख लेना है। ठीक है। ये पैसा आपको ओल्ड पार्टनर को दे देना है, पर कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। क्लियर। अभी मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट। ठीक है, ये क्या होता है। आप
कभी भी इन्वेस्ट करते हो किसी भी सिक्योरिटी में या म्यूचुअल फंड में या किसी भी चीज़ में आप इन्वेस्ट करते हो, तो आपको पता है उसकी वैल्यू अप भी हो सकती है, डाउन भी हो सकती है, ठीक है। आपको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है उसके अंदर। सो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके लिए आप फंड भी रखते हो, ठीक है। कंपनी फंड भी रखती है उसके लिए। सो कैसे फंड रखती है, तो प्रॉफिट में से अगर सपोज आप एज्यूम कीजिए कि आपने 20,000 पैसे 20,000 रुपीज़ रखे हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में, ठीक है, प्रॉफिट में से। अभी जो है आपने जो भी सपोज आपने एसबीआई की गवर्नमेंट की जो भी सिक्योरिटी है, एसबीआई हेल्थ इंश्योरेंस सपोज ये ले लेते हैं, तो एसबीआई हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसमें आपने इन्वेस्ट किया है सपोज, ठीक है। अभी आपने इन्वेस्ट किया और उसकी प्राइस अप है, ठीक है, आपको कोई भी लॉस नहीं हुआ है उसमें, तो आप 20,000 पूरा पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर लॉस नहीं हुआ है तो आप पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्योंकि प्रॉफिट है उसमें, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में। पर अगर आपने इन्वेस्ट किया था एसबीआई में, ठीक है, आपने एसबीआई में इन्वेस्ट किया था 80,000 का, सपोज आपने एसबीआई में इन्वेस्ट किया है 80,000, ठीक है, ये जरूरी नहीं है एसबीआई हो, कोई भी और भी हो सकता है। तो अभी सपोज आपने इन्वेस्ट किया 80,000, ठीक है। अभी उसकी रिवैल्यूएशन के टाइम पे अगर आपने वैल्यू देखी तो उसकी वैल्यू सिर्फ 70,000 है। मार्केट में आप सेल करने गए, उसकी जो करंट वैल्यू है वो सिर्फ 70,000 ही है। आपको लॉस हो गया यहाँ पे सीधा 10,000 का। सो ये जो लॉस है वो आप कहाँ से देंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में से दे देंगे। आपको लॉस हो गया 10,000 का, तो अभी 10,000 लॉस माइनस करेंगे, अभी क्या आएगा आउटर कॉलम में 10,000 ही पार्टनर ले सकते हैं, होल्ड पार्टनर, ठीक है, क्योंकि इसमें लॉस है। क्लियर, समझ में आ गया आपको? चलो, सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ऐसा मुझे लगता है। सो अभी हम लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे वो भी सीख लेंगे। यहाँ पे आपको मेनली मैंने बोला है लर्न रखना है कि आपको वर्कर का प्रॉफिट का जो भी फंड होगा वो नहीं लेना है। वर्कर का प्रॉफिट वर्कर का ही होता है, उसका आप नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में जब ये 3 मार्क्स वाले ऐसे अगर सम आएंगे तो उसमें वर्कर की प्रॉफिट की एंट्री दी हुई होती है, जो गलती से स्टूडेंट उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पर उसको नहीं करना होता है, ठीक है। सो सेकेंड एंट्री यहाँ पे हम सीखेंगे लॉस की। सो आप सबको पता है कि लॉस जो है वो उसकी डेबिट बैलेंस होती है। रिवैल्यूएशन के टाइम पे उसको पार्टनर को दे देना है तो बैलेंस उसके ऑपोजिट कर लेंगे, क्रेडिट बैलेंस हो जाएगी सारे लॉसेस जो है उसके, ठीक है। सो डेबिट क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, ठीक है। आप सीधे भी याद कर सकते हैं कि प्रॉफिट है तो करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है, और लॉस है तो डेबिट करना है, ठीक है। सो कौन से पार्टनर लेंगे, ओल्ड पार्टनर ही लेंगे। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट डेबिट 2। अभी कौन से लॉस आपको रिवैल्यूएशन के टाइम पे ले लेना है, तो सबसे पहला है P&L का लॉस। देखो ये दोनों में से कोई एक ही आएगा, या तो प्रॉफिट होता है फर्म को या तो लॉस होता है, ठीक है। प्रॉफिट होगा तो ये एंट्री करेंगे, लॉस होगा तो ये एंट्री करेंगे। सो यहाँ पे लिख रहे हैं हम 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लेंगे लॉस हुआ, ठीक है। अगर डेबिट बैलेंस होती है तो लॉस होता है, क्रेडिट बैलेंस होती है तो प्रॉफिट होता है, ठीक है। चलो, सो जो भी लॉस हुआ होगा वो ओल्ड पार्टनर को ही मिलेगा, ओल्ड रेशियो में ही मिलेगा, ठीक है। ये दोनों एंट्री ओल्ड रेशियो की है, ठीक है। चलो, अभी उसके साथ आपको कौन से लॉसेस लेने हैं, 2 एडवर्टाइजमेंट कैंपेन अकाउंट, ठीक है। एडवर्टाइज के लिए जो भी एक्सपेंस हुआ है, जो भी लॉस हुआ है, वो आप न्यू पार्टनर को नहीं दे सकते। वो सारा जो लॉस है या जो भी सारा एक्सपेंस है ये डिफर रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, ठीक है। सो ये डिफर रेवेन्यू एक्सपेंस आपको ले लेने हैं रिवैल्यूएशन के टाइम पे, ठीक है। आपको ये लर्न करना है, आपको कौन से लॉसेस जो है वो रिवैल्यूएशन के टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो आप एडवर्टाइजमेंट कैंपेन अकाउंट जो है उसको आप डिफर रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, इसको आपको पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड रेशियो में, ठीक है। उसके साथ है रिसर्च, मोस्टली ये जो है रिसर्च वाला ये आपको नहीं आता है सम में, पर एक बार आप सीख लेंगे तो आपको कभी अगर आएगा तो गलती नहीं होगी, ठीक है।
टू रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, अगर आपने रिसर्च डेवलपमेंट के लिए कोई भी एक्सपेंस किया है तो वो डिफर रेवेन्यू एक्सपेंस होता है। और अगर आपको ये भी नहीं आता कि डिफर रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है तो आप अपनी 11th की टेक्स्ट बुक ओपन कर सकते हैं, उसमें लेसन नंबर 1 उसमें ही एक्सप्लेन किया है पूरा डिफर रेवेन्यू एक्सपेंस, क्योंकि मैं अभी इतना डीप में नहीं जा रही हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, चलो, तो ये सारे डिफर रेवेन्यू एक्सपेंस है जो आप लॉस कंसिडर करके यहाँ पे सब पार्टनर को दे देंगे, ओल्ड पार्टनर को। ठीक है, चलो, और लास्ट में है टू अदर नॉन रिटर्न ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, जो भी आपने रिटर्न ऑफ नहीं किया है, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंस अकाउंट को रिटर्न ऑफ नहीं किया है वो सारे। सो मोस्टली ये रिसर्च डेवलपमेंट एंड ये जो अदर नॉन करंट है ये दोनों 5th एंड 6th लेसन में नहीं आते। मोस्टली आपको लॉस आएगा एंड एडवर्टाइजमेंट का जो भी डिफर रेवेन्यू एक्सपेंस होता है कैंपेन अकाउंट का, ये ही हमें रिटर्न ऑफ करना होता है। सॉरी, ये दोनों जो है वो ही हमें पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ठीक है, सो ये आपको लर्न तो कर ही लेना है, भले ये नहीं आए हमारे सम में, पर आपको अब पता होना चाहिए क्या क्या लॉस आपको शेयर करना है। ठीक है, सो आज की यहाँ पे जर्नल हमारी ख़त्म हो गई है। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।